अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की सेकंड लास्ट एपिसोड का पार्ट 1, जो कि हबीबा राइस की तहरीर है। और एपिसोड पढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और अब नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो बेसमेंट में दबे पांव एंटर हुआ था। इसकी चाल में एक अजब सी वहशत थी। इसके बढ़ते कदमों की आहट को अपनी समातों के करीब तर महसूस करते तबरेज़ खान को इकराम खानज़ादा की सूरत में मौत अपने करीब आती दिखाई दे रही थी। वो पिछले 3 दिन से बेसमेंट में कैद था। राउफ ने अपने मालिक के मुताबिक तबरेज़ खान को पिछले 3 दिन से सोने नहीं दिया था। इसकी आंखें नींद के खुमार से बोझल हो रही थी, लेकिन इसकी मजाल नहीं थी कि वह रऊफ़ खान के सामने अपनी आंखों को बंद करके 2 घड़ी सुकून के सो जाए। रऊफ़ खान ने अपने आदमियों के साथ मिलकर इसे पूरे 3 दिन तक नहीं सोने दिया था। जब भी वो सोने की कोशिश करता, तबरेज़ खान की पुश्त पर खड़ा आदमी इसके हुक्म पर इसकी पीठ पर चाबुक बरसाने लगता। इसे खड़ा करके इसके हाथों को जंजीरों से जकड़कर ऊपर करके पुल के साथ बांधा हुआ था। तबरेज़ खान ज़रा सी ऊँग आने पर खौफ से हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लग जाता। अब अपने सामने इकराम खानज़ादा को देखकर तबरेज़ खान के रंगोटे खड़े हो गए। खौफ से देखते ही इसकी आंखें अपनी वसत से कई गुना फैल चुकी थीं। इकराम खानज़ादा के इशारे पर तबरेज़ खान के पीछे खड़े आदमी ने इसके हाथों की रस्सी को खोल दिया और इसके हाथों को बेदर्दी से जकड़कर तबरेज़ खान को घसीटते इकराम खानज़ादा के कदमों में फेंका था। इकराम खानज़ादा इसकी हालत पर तासुब से गहरा मुस्कराया और नीचे झुका। तबरेज़ खान के माथे पर बिखरे बालों में उंगलियों को फंसाकर फेरते इसके बालों को गड्डी से मुट्ठी में जकड़ा था और इसके चेहरे को ऊपर करते इकराम खानज़ादा ने इसकी नींद से सुर्ख हो रही आंखों में अपनी वहशत भरी सुर्ख नज़रें गाड़ दी। वैसे तो कारोबारी लिहाज से मेरे तुमसे कई हिसाब निकलते हैं जिनको बेबाक करना अभी बाकी है, लेकिन तेरी इस हालत के पीछे जो असल वजह है, मेरी कैद में रहकर अब तक तो तू इस वजह को पिछले 3 दिन से समझ तो गया होगा ना। मर्द होकर एक सिन्फ नाजुक को मसलते हुए तुझे शर्म नहीं आई। एक कली ने खिलकर फूल बनना था, लेकिन तुमने उसे खिलने से पहले ही मसल डाला। वो सफाकियत से बोला और इसके बालों पर गिरफ्त बढ़ाई। इसके लहजे के साथ साथ इसकी गिरफ्त में भी सफाकियत इंतहा की थी कि तबरेज़ खान को लगा जैसे इसकी पकड़ में इसके बाल अभी जड़ों से उखड़कर इकराम खानज़ादा के हाथ में आ जाएंगे। वो तकलीफ से कराहा, तुम्हारी बीवी की हैसियत किसी तवाइफ ज़ादी से कम नहीं है। क्या देख लिया है तुमने इस कमज़ात में? जानते भी हो तुमसे पहले कितनों की इस्तेमाल में रह चुकी है वो। तबरेज़ खान तकलीफ की शिद्दत को नज़रअंदाज करते खबासत से मुस्कराया। इसकी बकवास पर इकराम खानज़ादा इसके बालों को झटके से छोड़ा, जिस पर वो औंधे मुँह गिरा पागलों की तरह कहके लगाने लगा, जबकि वो दायां हाथ की कोहनी को घुटने पर रखकर लबों पर 2 उंगलियों को रखे कुछ पुरसोच अंदाज में इसके कहकों को सुन रहा था। और तू जानता है तेरी इस बकवास के बदले मैं तेरा क्या हाल करूँगा। इसका माजी जो भी था, आई डोंट केयर, लेकिन तू क्यों ये भूल गया कि इसका हाल इकराम खानज़ादा है और तूने इसकी इज्जत पर हाथ डाला है। तुझे क्या लगता है तुझे इकराम खानज़ादा इतनी आसानी से बख्श देगा? अभी तो मैंने पिछले हिसाब बेबाक नहीं किए थे, तूने अपने जुर्मों का एक नया खाता खोल दिया। इसके कहके पर वो इस शैतान की बेवकूफ़ी पर सरनफी में हिलाते कहरबार लहजे में बोला, क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मौत देगा मुझे, जानता था। ले मार दे, तेरे सामने ही हूँ। मार सकते हो तो मार दे मुझे। इसने यूं ही औंधे मुँह लेटे अपना जरा सा सर उठाया और इसकी गजब धाटी सब समता व मकरूपन से घुराया। वो शैतान मकर फ़रेब की दुनिया का बेताज बादशाह था, इसीलिए वो शायद अपनी मौत को निगाह के सामने देखकर भी इकराम खानज़ादा के सामने अपनी अकड़ दिखाकर मौत को फ़रेब देना चाह रहा था। तबरेज़ खान, मैं तुझे मारूंगा, तुझे ये तो अंदाज़ा है, लेकिन मैं तुझे कितनी अज़ियतनाक मौत दूंगा, तुझे अभी तक ये अंदाज़ा नहीं हुआ। इकराम खानज़ादा एक दहकते लावा है जिसकी आग तुझे राख कर देगी। तबरेज़ खान के खामोश होने पर सदमहरी से कहते इसने दूसरा हाथ लॉन्ग कोट की जेब में डाला।
इसे कंधे से पकड़कर से पहले इसने हाथ में पकड़े पेन की शार्प नोक को इसकी आंख में बेरहमी से घोंपते फोड़ डाला। इन्हीं हवस भरी आंखों से देखा था ना तूने मेरी बीवी को, देखना अब ये आंखें देखने के लिए सलामत नहीं रहेंगी। इसकी दूसरी आंख में घूमते वो जुनूनी अंदाज में धाड़ा, जिस पर तबरेज खान की दिलदोज चीखों ने बेसमेंट के दरो दीवार को दहला कर रख दिया। इकराम, मेरी आंखें। अपनी आंखों पर हाथ रखे वो दर्द से चिल्लाया, जबकि इकराम खानजादा का जुनूनीपन इसके चीखने चिल्लाने पर थमा नहीं था बल्कि बढ़ता चला जा रहा था। हमेशा की तरह इसे अपने दुश्मनों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें एक अजब सा सुरूर बख्शती थीं। तबरेज खान तो इसका फिर भी दुश्मन अव्वल था, जिसकी दिलदोज चीखों को वो बड़े सुरूर बख्श अंदाज में सुन रहा था, ऐसे जैसे इसकी समातों में कोई मदम सुरों में गीत बज रहा हो। ड्रग्स देते थे ना मेरी बीवी को, ताकि इसके वजूद से खेलकर अपनी जिस्मानी हवस को पूरा कर सको। इसकी साइड गर्दन पर नौ का दबाव बढ़ाते वो जज्बात से आरी हुराया और इसके हाथ को अपनी वैश्विक गिरफ्त में जकड़ लिया। इतनी सी नोक से तुम्हारा क्या जाएगा? वो इसकी गर्दन पर फैले खून को और फिर अपने पेन की नोक को देखते तासुब से बोला, हालांकि वह शायद ये फरामोश कर चुका था कि अभी चंद सेकंड पहले वो इतनी सी नोक से इसके दोनों आंखें फोड़ चुका था। तुम्हें भी तो इस अजियत का अंदाज़ा होना चाहिए जिस अजियत से तुझे जैसे दरिंदे ने मेरी बीवी को गुजारा। हाँ, पूरे 6 माह तक मेरी बीवी ने तेरी दरिंदगी को बर्दाश्त किया। वो हकारत से फुनकारते बोला और पेन को साइड पर फेंका। रऊफ, इंजेक्शन। इसने अपने सेक्रेटरी से इंजेक्शन मांगा जिसमें वो महलूल भरा हुआ था, जिससे वो जुनिशा मीर हाकिम के वजूद को वक्ती तौर पर सुन करके इसके नाजुक वजूद पर अपने वहशीपन की छाप छोड़ता था। रऊफ ने जैसे ही इसके हाथ में इंजेक्शन थमाया, इसने इंजेक्शन को मुट्ठी में दबाकर इसकी गर्दन में चबो डाला। इसका वहशीपन बस यहीं पर तमाम नहीं हुआ था, बल्कि अपने अंदर की वहशतों को बढ़ाता इसने धीरे से इसके हाथ को जकड़ लिया। इन्हीं गलीज हाथों से छुआ करते थे ना उसे, ताकि अपनी जिस्मानी हवस को पूरा करके अपने नापाक जिस्म को सुकून पहुंचा सको। अभी ठीक से तबरेज खान का वजूद सुन भी नहीं हो पाया था जब इकराम खानजादा ने इसके हाथ की दोनों उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर पीछे की तरफ मरोड़ते इसकी आह बका के बीच चिल्लाते हुए पूछा। इसी तरह इसने सफाकियत की इंतहा करते इसके हाथ को पीछे की तरफ मरोड़ते इसकी कलाइयों से इसके दोनों हाथों को तोड़ने के साथ साथ इसकी टांगों को भी तोड़ डाला, जिससे तबरेज खान की चीखों से एक मरतबा फिर बेसमेंट की दीवारें दहल उठी थीं। तबरेज खान की हालत अब ना जिंदों में थी ना मुर्दों में थी। इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते शायद वो अपने हवास खो चुका था या शायद मर चुका था। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इसके बेजान वजूद को तरहमज़दा नज़रों से देखते वो जाने के लिए मुड़ा और ठहर गया। यकदम इसकी अकाबी नज़र रऊफ पर पड़ी, जो होंठों में सिगरेट को दबाए लाइटर से जला रहा था। इसके मुंह से सिगरेट और लाइटर को झपटते वो तबरेज खान की तरफ पलटा। तबरेज खान के करीब घुटनों के बल बैठते इसने सिगरेट को मुंह में दबाकर लाइटर से जलाया और इसका धुआं नाक से निकालने के बाद इसने जलते सिगरेट को तबरेज खान के पेट पर लगा डाला। तबरेज खान के पेट को सिगरेट से जगह जगह से दागते वो दागदार कर चुका था और लाइटर का फ्यूल निकालकर इसके पेट पर छिड़कने लगा। मेरी बीवी के जिस्म को किसी खिलौने की तरह ऐसे ही जलाकर तड़पाते थे। अब तुम भी तड़पो तबरेज खान, जिस तरह मैं तड़पा हूँ, क्योंकि मैं जब जब अपनी बीवी की अजियत को महसूस करता हूँ तो मैं पल पल तड़पता हूँ और अहद करता हूँ कि तुझे अब इतनी दर्दनाक मौत होगा कि मौत भी तुझ जैसे जानवर से पनाह मांगे। सफाकियत से कहते इसने उंगलियों में दबा सिगरेट इसके पेट पर फेंक दिया और फ्यूल पर दहकता सिगरेट जो ही पड़ा आग दहकने लगी थी, जिससे इसका पेट जलने लगा था। रऊफ खान, काफ़ी दिनों से मेरे शिकारी कुत्तों ने कोई शिकार नहीं किया। जाओ इस हरामजादे को मेरे शिकारी कुत्तों के आगे फेंक आओ, ताकि इस हरामजादे की जो बची कुछ ही सांसें बाकी रह गई हैं वो भी दम तोड़ जाएं। और आखिर में वो रऊफ खान को कहरबार लहजे में हुक्म देता वहाँ से वॉकआउट कर गया। नाजरीन, हम आप सबको बताते चलें कि बहावलपुर का कारोबारी नवाब तबरेज खान पुलिस स्टेशन के सामने नाजिबा हालत में पाया गया। ज़राए के मुताबिक इसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही और इसके पास कुछ ऐसे सबूत बरामद हुए हैं जिससे हम सबको इसके अंदर का छुपे शैतान का चेहरा
सामने आया है। डीआईजी की फौरी कार्रवाई पर पुलिस नफरी ने तबरेज़ खान के साथ मिले मुकामी थाने की इंस्पेक्टर को भी अपनी तहवील में ले लिया है, जिनकी शह पर इस शैतान ने कई मासूम घरानों की इज्जतों को तबाह कर दिया था। और नाज़रीन, हालत को देख सकते हैं कि दूसरों को बेलिबास करने वाला आज किस तरह खुद नाजिबा हालत में बेबसी की तस्वीर बना खड़ा है। ज़राए का ये भी कहना है कि इसकी इस हालत के पीछे इसके किसी दुश्मन का हाथ है। इसे पुलिस स्टेशन के सामने कौन फेंककर चला गया, इस शख्स का सुराग अभी तक नहीं मिल पाया। और इससे पहले कि मीडिया मजीद गौहर अफसानियाँ करता, इसने उकताकर रिमोट कंट्रोल से रेड बटन को दबाते एलईडी की रोशन स्क्रीन को बंद कर दिया था। इसके अनाबी लबों पर पुरअसरार सी मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो देखने वाले को तजस्सुस में मुब्तला कर दे। वो इसी पल इस शैतान को मार देना चाहता था, लेकिन वो इसे इतनी आसान मौत मरने नहीं दे सकता था। वो तो इसकी मौत को तबरेज़ खान पर एक ना ख़त्म होने वाला अजाब बनाना चाहता था, जो इसके मरने के बाद भी इसका पीछा ना छोड़े। और वैसे भी तबरेज़ खान के साथ मिले इस इंस्पेक्टर को सज़ा देना भी ज़रूरी था, जिसकी शह पर तबरेज़ खान जैसा जानवर इंसान से दरिंदा बन गया था। आज तबरेज़ खान को दुनिया वालों के सामने बेलिबास करके इसका बदला पूरा हुआ था। इसकी अना को सुकून मिला था। इसके अंदर जो आग का लावा शोला बनकर भड़क रहा था, इन भड़कते हुए शोलों को आज ठंडक नसीब हुई थी, क्योंकि अगर वो तबरेज़ खान को ऐसे मार देता तो वह महज दुनिया वालों के सामने एक मिसिंग पर्सन बनकर रह जाता। लेकिन इकराम खानज़ादा को तो इस शैतान की दरिंदगी को दुनिया वालों के सामने भी बेनकाब करना था, तो वो तबरेज़ खान को इतनी आसान मौत कैसे दे सकता था। तबरेज़ खान ने इसकी गैरत को ललकारा था, तो इसने तबरेज़ खान को दुनिया के सामने इबरत का निशान बनाकर रख दिया। वो अपने कारनामे पर फखरिया मुस्कराया। एकदम इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने पीछे मुड़कर देखा तो जुनिशा को खड़े पाया, जो कुछ फासले पर खड़ी अपनी झील सी नीली आंखों में आंसू लिए बेयकीनी से इसकी तरफ देख रही थी। सरियत से इसकी तरफ बढ़ा। जुनिशा, आई कैन एक्सप्लेन। मैं इसकी बेयकीन नज़रों में देखकर इसे समझ नहीं आया कि वो इसे क्या कहे। इसकी आंखों की बेयकीनी इसके दिल को जला रही थी। ज़िंदगी में पहली बार इसकी आवाज़ लड़खड़ाई थी। वो मजबूत असाब का मालिक शख्स इसकी नीली आंखों में आंसू देकर खौफजदा हो गया था। खान इकराम खानज़ादा के बाजों पर अपने नर्म हाथ रखते इसने बेयकीनी से गम और खुशी से मिली जुली आवाज़ में इसे पुकारा। ये तबरेज़ खान वही शैतान था ना? इसकी सब्ज रंग आंखों में अपनी झील सी नीली नम आंखों को गाड़ते इसने तस्दीक करना चाहिए, जिस पर इकराम खानज़ादा ने इसकी बेयकीनी पर सर को हल्के से चंबश देकर इसकी बेयकीनी पर यकीन की पक्की महर लगा दी। इकराम खानज़ादा के मस्बत अंदाज पर इसकी हनाबी खूबसूरत लब खूबसूरती से मुस्कराए और तमानियत का एहसास महसूस करते इसने इकराम खानज़ादा के फुलादी सीने पर अपना सर रख दिया। हमें पता था आप हमारे मुजरिम को सज़ा ज़रूर देंगे, कहीं वो शैतान हमारा पीछा करता हम तक न पहुँच जाए। अब हमें इस डर में रहकर जीना नहीं पड़ेगा। खुदा ने सचमुच में आपको सही मानों में हमारा मोहसिन बनाकर भेजा है। हम खुदा का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। खानज़ादा, आपकी मेहरबानियों के इवज़ हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी सारी ज़िंदगी वफादार बनकर रहेंगे। इसके फौलादी सीने से सर निकालते वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोली, जबकि इसके मासूम अंदाज पर इकराम खानज़ादा गहराई से मुस्कराया था। बेगम, आप हमारे साथ बेवफाई कभी कर ही नहीं सकती और शुक्र है तुम्हारा ये रद्द अमल नॉर्मल था, वरना मैं तो डर गया था कि कहीं तुम मुझसे बदगुमा ही ना हो जाओ। इकराम खानज़ादा इसकी पेशानी पर बोसा देते नरम लहजे में बोला, खानज़ादा, हम क्यों बदगुमान होते आपसे? इस दरिंदे के साथ आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने इस दरिंदे को इसके अंजाम तक पहुंचाया जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो आपने किया। अगर आप इस दरिंदे को इसके कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाते तो ये ऐसे ही दूसरों की मासूम इज्जतों को बर्बाद करता रहता। असुदगी से कहकर वो तमानियत से इकराम खानज़ादा की सब्ज आंखों में देखने लगी, जिस पर वो सरशार हुआ और इसकी पेशानी पर बोसा देते इसने खामोशी से जुनिशा को अपने सीने में छुपा लिया। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।